जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्रोथ यूपीएससी के सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे आज के यानी 21 जून 2021 के संशोधित संपादकीय विश्लेषण के एकमात्र सत्र में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज हमारे न्यूज़पेपर ऑफ रेफरेंस में से इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा एडिटोरियल छपा है जिसका टाइटल आपको दृश्यमान है, री एग्जामिनिंग एग्री एक्सपोर्ट बास्केट। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इंडियन एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका टाइटल अलग था मगर उसका कंटेंट सेम ही था। और इस पर्टिकुलर यह जो मुद्दा है, इस मुद्दे में हमें बहुत ही सारी माहितियाँ मिलती है जो कि हमें प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण या उपयोगी साबित हो सकती है। साथ ही में हमारी मुख्य परीक्षा में भी यह उपयोगी माहिती साबित हो सकती है। तो देखेंगे, पूरी चर्चा देखेंगे। साथ ही में आज का जो यह टॉपिक है वो भी बहुत ही कोर एग्जामिनेशन टॉपिक है। यहाँ काफ़ी सारे तथ्य दिए हुए हैं, यहाँ काफ़ी सारे आंकड़े दिए हुए हैं, प्लस यहाँ जो चुनौतियाँ आज हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के इस सेक्टर में निहित है उसको भी यहाँ आइडेंटिफाई किया गया है, पहचाना गया है, हमारे सामने रखा गया है। और आगे की राह क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ हमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। तो लेख की शुरुआत करेंगे, देखेंगे पूरी चर्चा। जैसे आपको कवर जो है दृश्यमान है ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन। देखिए, री एग्जामिनिंग एग्री एक्सपोर्ट बास्केट, यह लेख है इंडियन एक्सप्रेस का जो कि अशोक गुलाटी व रितिका जुनेजा के द्वारा लिखा गया है। दोनों ही इन्फोसिस में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है और वहाँ अध्यापन का कार्य करते हैं। तो उनके द्वारा बहुत ही संशोधित कंटेंट में मिला है जो हमारी प्रिपरेशन को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकता है। इसलिए यहाँ हम लोग इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यह इसकी रेप्लिका है। देखिए, इसका जो टाइटल है वो है हाउ ग्रीन आर इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट। यानी कि देखा गया है कि जो इंडियन एग्री एक्सपोर्ट्स है जो आजकल राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या वो ग्रीन है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या वो इको फ्रेंडली है, इत्यादि चीज़ों का यहाँ विश्लेषण किया गया है पूरे लेख में। और काफ़ी सारी माहिती है, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे तथ्य है अलग अलग। तो सारी चीज़ों को तपासेंगे, देखेंगे। अगर एग्जाम रिलेवेंस देखे, इसका एग्जाम के साथ इसका लगाव देखे, जुड़ाव देखे, तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के साथ यह पेपर जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमें मालूम है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्री एन इकोनॉमी। हमारा जो अर्थतंत्र है वो कृषि प्रधान है। तो भारत के इकोनॉमी में एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कोई भी मुद्दा हो वो बहुत ही अहम बन जाता है। प्लस ये एग्री एक्सपोर्ट्स का मुद्दा है। एक्सपोर्ट्स यानी कि यह फॉरेन एक्सचेंज की बात करता है। जो चीज़ें हम लोग यहाँ बेचते हैं, जो वस्तु हमने यहाँ से, एग्रीकल्चरल जो चीज़ है, जो कमोडिटी है, जो हमने वहाँ भेजी है, निर्यात करी है, उसके बदले में हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है। तो अपने आप में ये इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने वाली बात है। प्लस यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कोई अंश है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि हाउ ग्रीन आर इंडियाज एक्सपोर्ट्स। ग्रीन बोला तो सस्टेनेबल, यानी कि आप बोल सकते हैं टकाऊ या सतत। ठीक है, तो यहाँ से डिजास्टर मैनेजमेंट के भी हमें अंश मिलते हैं। तो कुल मिला के परीक्षा दृष्टि से बहुत ही कोर मुद्दा है जिसको हमें आज यहाँ देखना है। आमतौर पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट की जो हमारी जो कार्यशैली है वो दरअसल 3 चरणों में विभाजित रहती है। सबसे प्रथम हम लोग निष्कर्ष की बात करते हैं, फिर बाद में लेख में जो कोई महत्वपूर्ण बातें छपी हो उनको देखते हैं, और आखिरी में हम लोग संशोधित तत्व देखते हैं अगर लेख हमारी परीक्षा ज़रूरतों को परिपूर्ण ना करता हो तो। मगर यहाँ लेख बहुत ही अच्छा है और इसे समझने के लिए मैंने इस लेख को ही अपने आप में 4 भागों में विभाजित कर दिया है। हम लोग उसी कार्यशैली से देखेंगे, ना कि हमारी जो है डिफ़ॉल्ट कार्यशैली है इस सत्र के लिए। तो देखेंगे, मैंने आपके लिए कार्यशैली बना कर रखी है तैयार, ताकि ऐसी चीज़ों में हमारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। सबसे प्रथम वाई न्यूज़। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे कि ये मुद्दा आज समाचार में क्यों है। फिर बाद में कंपोजिशन ऑफ अवर एग्री एक्सपोर्ट देखेंगे कि हमारा जो कंपोजिशन है, पूरे जो बास्केट है, पूरी जो हमारी एक्सपोर्ट की, निर्यात की डाली है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। प्लस चैलेंजेस देयरिन, यानी कि आज के एग्री एक्सपोर्ट में क्या क्या चैलेंजेस है, इन चैलेंजेस को कैसे हमें जो उनका समाधान करना है इसी समस्याओं का। और बाद में हम लोग वे फॉरवर्ड यानी कि आगे की राह देखेंगे। तो दिस इज अवर एजेंडा फॉर टुडेज लेक्चर। फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोग देखेंगे, शुरू करेंगे वाई न्यूज़ से। देखिए, 3 बिंदु है हमें यह वाई न्यूज़ में देखने के लिए। यह वाई न्यूज़ को आप इंट्रोडक्शन के तौर पर भी देख सकते हो, इंट्रोडक्टरी यह पार्ट भी कहा जा सकता है। 3 चीज़ें हैं। सबसे प्रथम, इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी कि हाल का। तो जो रिपोर्ट आ रही है, जो समाचार आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स, एग्री एक्सपोर्ट्स, वे $41.8 बिलियन तक पहुंच गए हैं।
$41.8 बिलियन, जो बहुत ही अच्छे हैं और इससे सरकार में काफ़ी खुशहाली भी है। ठीक है, आज जो अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री से के अलावा पीएम तक सारे जो है वो हाल खुश है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये 41.8 बिलियन का जो मार्क है वो अपने आप में अच्छा है, मगर अभी भी हम लोग बहुत ही पीछे है। जो एस्पिरेशन टारगेट नरेंद्र मोदी की वर्तमान एनडीए की जो सरकार ने जो बनाया है, जो उद्देश्य बनाया है, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि बाय 2022 आवर एक्सपोर्ट्स हैव टू बिकम $60 बिलियन। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट है। हालांकि इससे काफी दूर है हम लोग, मगर फिर भी एक उछाल, एक बढ़ावा हमें देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से आज सरकार जो है वो थोड़ी रिलैक्स है, थोड़ी खुशहाल है। प्लस तीसरा मुद्दा देखें तो इज हायर ग्रोथ सस्टेनेबल? यस, ये ग्रोथ हो रहा है और एक अनुमान के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि ये ग्रोथ 18% है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये 18% का उछाल अपने आप में सरकार के लिए अभी तो खुशी की बात है, मगर यहाँ यह प्रश्न पूछे जाने पर यह खुशी जो है वो अपने आप में दुख में तब्दील होने की संभावना है। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो हायर ग्रोथ है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या इको फ्रेंडली है, क्या हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो यह सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें हमारा कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा कि दरअसल हम लोग एक्सपोर्ट्स जो करते हैं, एग्री एक्सपोर्ट्स, उसमें दरअसल चीज़ें क्या होती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो उसके लिए हम लोग दूसरे मुद्दे पर स्विच होंगे, जो कि कहता है कंपोजिशन ऑफ एग्री एक्सपोर्ट्स। देखिए, यहाँ बहुत ही अच्छी पाई चार्ट इमेज है, जो कि हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे सकती है मात्र और मात्र आंकड़ों की मदद से। आई होप आपको यह चीज़ें दिखाई दे रही होगी। हम लोग यहाँ एक लिस्ट बनाएंगे और ये लिस्ट उन ऐसी पहली 5 कमोडिटीज की होगी जो बास्केट में अपना योगदान सबसे ज्यादा देते हैं। उसमें सबसे प्रथम, जैसे यहाँ हमें दिख रहा है, सबसे प्रथम उसमें आएगा राइस, क्योंकि 21% हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट्स है वो मात्र और मात्र राइस का है। और अगर मात्रा की बात करें राइस की, तो लगभग 17.17 टन, मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट कर दी है। और अगर उसकी कीमत की बात करें तो वो लगभग है $8.8 बिलियन। ठीक है, तो राइस इज नंबर 1। राइस इज नंबर 1 इन अवर एग्री एक्सपोर्ट्स, या अवर एग्री बास्केट हम लोग कह सकते हैं। देखिए, यहाँ राइस है, दिस इज राइस। फिर बाद में देखें दूसरे पायदान पर तो मरीन प्रोडक्ट्स आएगी, मरीन प्रोडक्ट्स with 14.3% of share in total exports। प्लस अगर पैसों की बात करें, कीमत की बात करें, तो लगभग $6 बिलियन की इनकी कीमत है जो हमने निर्यात कर दी है। तो मरीन प्रोडक्ट्स इज अ सेकंड बिगेस्ट प्रोडक्ट इन अवर एग्री एक्सपोर्ट बास्केट। तीसरी प्रोडक्ट देखें तो स्पाइसेस, यानी कि सारे प्रकार के जो मिर्च मसाले हैं वो यहाँ आएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूट होंगे। और इसका अगर प्रतिशत देखें हम लोग स्पाइस का, तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट इट इज 9.5%, विच इज हियर 9.5%। और अगर इनकी कीमत देखें तो वो होगी $4 बिलियन। फिर चौथे क्रम पर बोविन है, यानी कि मीट ऑफ बुफेलो, और उसका प्रतिशत है 7.6% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, 7.6%। और अगर इनकी कीमत देखें तो वो है $3.2 बिलियन। ठीक है, और 5वें पायदान पर है हमारा शुगर, जिनका प्रतिशत 6.7 है और इसकी जो कीमत है वो है $2.8 बिलियन। ठीक है, तो दिस इज द कंपोजिशन। पहले राइस आएगी विच कॉन्स्टिट्यूट मैक्सिमम स्पेस ऑफ बास्केट विथ 21% ऑफ अलोन शेयर।
चाहे वो मात्रा की बात करें, चाहे वो इसकी कीमत की बात करें, सारे में सबसे ज़्यादा है। दूसरे पायदान पर मरीन प्रोडक्ट्स है, जिसमें सी फूड्स वगैरह का जो है समावेशन होता है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 14.3% ऑफ आवर टोटल एग्री एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यूइंग एट $6 बिलियन। उसके बाद स्पाइसेस है जो 9.5 के साथ तीसरे पायदान पर है। उसके बाद बोविन है यानी कि बुफेलो मीट जो कि 7.6% के साथ चौथे नंबर पर है, चौथे क्रम पर है। और अब आखिरी में शुगर है जो कि अपने आप में 6.7% के साथ पांचवें पायदान पर है। तो ये हमारा मेजोरिटी जो हमारा एक्सपोर्ट बास्केट है उसकी मेजर प्रोडक्ट्स है, मेजर कमोडिटीज है। इनमें से नंबर 1 प्रोडक्ट एंड नंबर 5 प्रोडक्ट दे आर ए वर्चुअल मैटर ऑफ कंसर्न। वास्तविक रूप से अगर कोई चिंता की बात है तो वो यहाँ 2 कमोडिटी में है, क्योंकि ये दोनों कमोडिटी वाटर गजलर्स के नाम से जानी जाती है। वाटर गजलर यानी कि अतिरिक्त मात्रा में इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके यह पाक या यह इल्ड जो है वो होती है, प्रोडक्शन मिलता है। तो क्या सस्टेनेबली हम लोग भारत जैसे वाटर स्ट्रेस्ड नेशन में, क्या ये सस्टेनेबल बात है कि हम लोग राइस और शुगर जैसे वाटर गजलर्स क्रॉप के ऊपर फोकस करें हमारा एग्री बास्केट बढ़ाने के लिए या हमारा जो एग्री एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए? ठीक है, तो ये एक यहाँ चिंता का विषय है जो हमें समझना होगा। तो ये बात रही कंपोजिशन की। यहाँ से संभवतः प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये क्रम भी दिया जा सकता है कि आप इसे जो है इंक्रीजिंग क्रम में जो है आप उसे रखें या डिक्रीजिंग क्रम में रखें। ठीक है, कोई भी प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। तो ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, मगर अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द कंपोजिशन। फिर चैलेंजेस देयर। अब देखना है कि इस पर्टिकुलर हमारी जो आज यात्रा है एग्री एक्सपोर्ट की, या उसमें जो हम आज डेवलपमेंट देख रहे हैं, उनमें चैलेंजेस कौन कौन सी है, समस्याएं कौन कौन सी है, देखेंगे। यहाँ मैंने आपके लिए पॉइंट वाइज इसका जो है एनोटेशन किया है। अब इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। सबसे प्रथम है हेवीली सब्सिडाइज्ड। देखिए, जो 2 कमोडिटी को हमने आइडेंटिफाई की जो आर चीफ मैटर ऑफ कंसर्न, विच मीन्स राइस एंड शुगर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बोथ कमोडिटीज आर हेवीली सब्सिडाइज्ड। हेवीली सब्सिडाइज्ड यानी कि भारत के कई कई जगहों पर 15% तक की जो वैल्यू है, या 15% सब्सिडी ही होती है किसी भी कमोडिटी की वैल्यू में, चाहे वो राइस हो चाहे वो शुगर हो। मान लीजिए 100 रुपए प्रति किलो का भाव है कोई भी एक कमोडिटी का, यहाँ सिर्फ समझने के लिए ये बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें से 15% या 15 रुपए तो सब्सिडी ही है। 15 रुपए तो सब्सिडी ही है। और जैसे मैं मालूम है कि ये सब्सिडी फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए दी जाती है, फार्मर्स को एक प्रकार की सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी के लिए दी जाती है। मगर ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म सब्सिडी इज एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल। ये हार्म करती है, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को भी हार्म करती है, साथ ही में अन्य जो कॉम्पिटिटिव है, हमारे जो पीर कॉम्पिटिटर्स है इन द फॉर्म ऑफ अदर नेशंस, उनको भी यहाँ दिक्कत होती है, या जो है एक प्रकार से उनकी जो खपत है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये बात रही राइस और शुगर की वे हेवीली सब्सिडाइज्ड है। दूसरी बात, अगर यह सब्सिडी को खत्म किया जाए, अगर ये सब्सिडी को खत्म किया जाए तो आज जितना प्रोडक्शन पैडी का हो रहा है, राइस का या शुगर का हो रहा है, वो इतना नहीं होगा। तो विदाउट सब्सिडी प्रोडक्शन विल डिक्रीज। आज तो यह सब्सिडी दी जा रही है फार्मर्स को, चीप या फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है इरिगेशन के लिए, हैवी सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जा रही है, स्पेशली यूरिया में। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स जो है, ज़्यादा से ज़्यादा कृषक, उनको प्रेरणा मिलती है इन ऐसे पाकों को उगाने के लिए, या उनको जो है इनकी बुनाई करने की। अन्यथा अगर सब्सिडी निकल गई तो मुझे लगता है कि इनको ये प्रेरणा मिलती बंद हो जाएगी और आगे चलकर क्राइसिस भी हो सकता है। तो ये प्रथम चैलेंज है। फिर उसी में ही जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ सब्सिडी जो है वो अन्य पीर कॉम्पिटिटर्स को भी जो है बहुत ही हार्मफुल है। सब्सिडी भारत में चल रही है मगर उससे नुकसान हो रहा है अन्य देशों का। तो ऐसा देश है, अगर स्पेशली शुगर के मामले में देखें, शुगर तो ऑस्ट्रेलिया,
थाईलैंड और दो चार दूसरे ऐसे देश है जिन्होंने अपनी जो है अपनी नाखुशी WTO के पटल के ऊपर दर्ज कराई है और शिकायत भी की है कि भारत अपने देश में सब्सिडी देता है तो वहाँ बल्क में प्रोडक्शन होता है शुगर का और वो शुगर एक्सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, थाईलैंड जैसे देश जो शुगर का एक्सपोर्ट करते हैं उनको जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने WTO में भी शिकायत दी है। तो हो सकता है WTO का भी सामना भारत को यहाँ करना पड़े। तो ये बात रही सब्सिडी रिलेटेड प्रथम चैलेंज की या प्रथम समस्या की। दूसरी बात करें सस्टेनेबिलिटी फ्रंट, ये बहुत ही अहम मुद्दा है क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज जो है वो एक वास्तविक जो एक समस्या बन गई है। अगर हमने यहाँ रुका नहीं तो आगे चलकर समय जो है वो बहुत ही भयंकर होने वाला है। प्लस एज वी नो कि पानी जो है वो आगे के समय में, आगे के दशकों में क्रूशियल चीज होने वाला है, एक निर्णायक एलिमेंट होने वाला है। और कहीं कहीं तो हमें सुनने भी मिलता है कि जो तीसरी वर्ल्ड वॉर होने वाली है, जो तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, वो संभवतः पानी के लिए होने वाला है। तो यहाँ भारत जैसे वाटर स्ट्रेस्ड नेशन के लिए ऐसे पाकों को उगाना कि जो बहुत ही पानी पीते हो, बहुत ही अतिरिक्त मात्रा में पानी पीते हो, वो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो यहाँ दो चीजें समझनी है हमें यह सस्टेनेबिलिटी फ्रंट के ऊपर। एक है वाटर स्ट्रेस इंडिया। प्रथम है वाटर स्ट्रेस्ड इंडिया और दूसरा मुद्दा है यहां सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। शुरू करते हैं वाटर से। जैसे हमने देखा दोनों ही क्रॉप जो है वे अपने आप में वाटर गजलर्स है, प्लस भारत जो है वो भी एक वाटर स्ट्रेस्ड नेशन है। वो यहाँ कुछ आंकड़ों की मदद से हम पुरवार करेंगे। देखिए 1951 में जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी वो दरअसल 5000 से अधिक क्यूब मीटर्स की थी। प्रति व्यक्ति 5000 से अधिक क्यूब मीटर पानी मिलता था। वो आज 2011 में आ गई है 1500 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति। तो ये जो गिरावट है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी में, वही अपने आप में यहाँ भारत को स्ट्रेस्ड नेशंस आइडेंटिफाई करती है। 1951 2011 it was 5000 plus cubic meters and in 2011 it came down to 1500 plus cubic meters। ठीक है, और संभवतः 2050 में ऐसा कहा जा रहा है कि ये लेवल जो है वो और गिरेगा, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी और गिरेगी और आ जाएगी 1100 प्लस तक क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो ये परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में हमें ऐसे पाकों के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए जो क्रॉप बहुत ही अतिरिक्त पानी का उपयोग करते हो या उनको ज़रूरत हो। ठीक है, तो यहाँ प्रथम वाटर स्ट्रेस इंडिया की बात है। अब कुछ बेसिक कैलकुलेशन के तहत जो यहाँ हमें लेख में ही मिला है, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से आप सामने वाले को या आपके पेपर चेकर को कन्विंस कर सकते हो कि क्यों ये सस्टेनेबल नहीं है, क्यों भारत में राइस और शुगर की जो एग्रीकल्चर है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्यों इसे प्रमोट ना किया जाए, वो आप कन्विंस करवा सकते हो। ऐसा संशोधन में यहाँ लेखक ने दिया है। देखेंगे, सबसे प्रथम बात करेंगे शुगर की। देखिए औसत ऐसा कहा जाता है कि शुगर जो है वो 1000 लीटर पानी लेती है प्रति केजी के उत्पादन में, प्रति केजी प्रोडक्शन। शुगर यानी कि शुगर केन की यहां बात चल रही है क्योंकि वही रो है। ठीक है, तो ये औसत डिमांड है 1 केजी शुगर केन को उगाने के लिए। अब एक 2021 का अगर हम आंकड़ा देखें तो उसके मुताबिक हमने पूरे साल में 7.5 मिलियन टन्स का एक्सपोर्ट किया है शुगर का। 7.5 मिलियन टन्स we have exported।
अब इस हिसाब से हमने लगभग 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स को निर्यात करा है। अगर दूसरी भाषा में बोले, एक भाषा तो 7.5 मिलियन टन शुगर का हमने एक्सपोर्ट किया, मगर दूसरी भाषा में अगर हम उसको वाटर में कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हो जाएगा। 15 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हमने एक साल में बाहर भेज दिए इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉप। अब बात रही राइस की। देखिए राइस जो है वो औसत 1000 से 5000 लीटर उसे पानी चाहिए 1 केजी के प्रोडक्शन में। इट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी, मगर एवरेज अगर देखें तो 4000 लीटर प्रति केजी इट टेक्स। ठीक है, इस हिसाब से हमने 17.7 मिलियन टन्स की एक्सपोर्ट कर दी है। एंड दिस फिगर्स आर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो हमने 17.7 मिलियन टन्स की एक्सपोर्ट ऑलरेडी कर दी है। अगर उसे कन्वर्ट करें इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर तो तकरीबन 35 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हमने पानी भेज दिया है बाहरी देशों को इन द फॉर्म ऑफ राइस। ठीक है, तो ये एक यहाँ चिंताजनक बात है और यहीं से सिद्ध होता है कि भारत जैसे ऐसे वाटर स्ट्रेस्ड नेशन को ऐसे वाटर गजलिंग क्रॉप को बाजू में रख के अन्य क्रॉप के ऊपर फोकस करनी चाहिए जो लेस वाटर गजलिंग हो, या इसमें भी हो सकता है कि कुछ ऐसी टेक्निकों का इस्तेमाल किया जाए जो अपने आप में वाटर एफिशिएंट हो, तभी भारत के लिए बात बन सकती है। अन्यथा ये सस्टेनेबल ग्रोथ हम लोग नहीं कर सकते। तो ये बात रही वाटर स्ट्रेस्ड इंडिया की। अब दूसरी बात करें तो ग्रीन हाउस गैस जो आज एक वास्तविकता है, ग्लोबल वार्मिंग आप कह लीजिए, भूमंडलीय उष्मीकरण या क्लाइमेट चेंज कह लीजिए, दे आर वन इन द सेम। अब अगर राइस की बात करें, यहाँ हमें स्पेशली राइस ही देखना है क्योंकि राइस इज एक्चुअली ए चीफ कंट्रीब्यूटर टू द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तकरीबन 18% एमिशंस, 18% ऑफ टोटल एग्री GHG, एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा जो कुल एमिशंस होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, उनका 18% यानी कि नियर टू 1/5 मात्र और मात्र राइस से होता है। ठीक है, तो अब ऐसे क्रॉप्स को जो है इनके प्रोडक्शन को, इनके कल्टीवेशन को मोटिवेशन देना, वो अपने आप में भारत के लिए, भारत के साथ पूरे दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है। तो ये भी एक अपने आप में समस्या है। तो ये बात रही समस्याओं की सस्टेनेबिलिटी फ्रंट के ऊपर। अब दूसरा देखें इवोल्यूशन ऑफ नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स। यस, देखिए बासमती राइस है जो कि एक सुपीरियर क्वालिटी है राइस की, हमें मालूम है, लगभग एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है और तकरीबन सारे जो बासमती है वो लगभग एक्सपोर्ट ही हो जाते हैं, कुछ एक प्रतिशत को छोड़ के। मगर अगर नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स की बात करें और उनको देखें तो हमारे सामने कुछ नए तथ्य खुलेंगे। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है राइस का, उनकी प्राइस बहुत ही कम है, इतनी कम कि MSP से तो कम है ही, मगर जो मंडी है, लोकल मंडी में जो कीमतें मिलती है उनसे भी कम कीमतों में नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट हो रही है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि एक्सपोर्ट में तो लॉजिस्टिक खर्चा भी लगता है, स्टोरेज का भी खर्चा लगता है इन द फॉर्म ऑफ वेयर हाउस प्लस लॉजिस्टिक, खेत से पोर्ट तक, पोर्ट से जो है अलग देश तक और अलग देश के वहाँ से फिर से गोदाम में, फिर गोदाम से कंज्यूमर्स तक। तो ये चेन लंबी हो जाएगी। चेन लंबी होने का मतलब है लागत जो है वो भी लंबी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लंबा होगा। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स जो है उनके एक्सपोर्ट के दाम हमारी डोमेस्टिक घरेलू मंडी से भी कम है या MSP से भी कम है? तो यहाँ एक संभावना है और ये संभावना कहती है कि there should be a probable leakage. There should be a probable leakage in PDS distribution, PDS supplies and गरीब कल्याण योजना supplies.
ठीक है, तो ये लीकेज भी बंद हो जाएगा, लीकेज को भी बंद करना पड़ेगा। ये लीकेज इन द फॉर्म ऑफ करप्शन है हमारे सिस्टम में, तो करप्शन को भी निकालना पड़ेगा। तो ये भी एक समस्या है, यहाँ करप्शन है, क्योंकि नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों को देखकर हमें साफ मालूम हो जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है विदाउट द लीकेजेस फ्रॉम पीडीएस सप्लाईज एंड गरीब कल्याण योजना एड्स। तो ये बात रही इवोल्यूशन ऑफ नॉन बासमती एक्सपोर्ट की। आखिरी बिंदु है एग्री एक्सपोर्ट्स लेवल लो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 13-14। यस, 13-14 या 12-13 कह लीजिए। जब यूपीए का रिजाइम था तब इट वाज एट द हाईएस्ट, और तकरीबन आज जो 41 बिलियन है वो तब लगभग 43 बिलियन था। ठीक है, जहां तक नरेंद्र मोदी की सरकार पहुंची नहीं है। इनफैक्ट 2013-14 से 12-13 से आज दिन तक जो आंकड़े हैं प्रति वर्ष वो कम आते रहे हैं, जो लेवल है वो वहां तक हम लोग नहीं पहुंचे, जिसके लिए एक ग्राफ है, उसको देखकर आपको जो है मालूम पड़ेगा कि कैसे हम लोग नहीं पहुंचे। देखिए, दिस इज द ऑल टाइम हाई इन द ईयर 12-13, फिर बाद में 13-14 का भी लेवल अच्छा है। यहां से एनडीए रिजाइम शुरू हो रहा है 14-15 से। देखिए आप, ये लेवल बहुत ही लो लेवल है, बहुत ही लो लेवल है। ठीक है, और अभी तो 60 बिलियन तक 2022 तक नरेंद्र मोदी की सरकार को एग्री एक्सपोर्ट्स पहुंचाने हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही जो है कम लेवल है, जो कि यहाँ नरेंद्र मोदी की रिजाइम के द्वारा 2012-13 या 13-14 के लेवल्स तक नहीं पहुंचा गया। उसके पीछे भी विशेषज्ञों के द्वारा कुछ कारण माने जाते हैं। एक विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोटेक्शनिस्ट इंपोर्ट्स, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है, इंपोर्ट को हमने कम किया। फिर दूसरा अगर कारण देखें तो लेस कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स। ठीक है, और काफी सारे कारण हैं इन दो कारणों के अलावा। और कहा जा रहा है कि जो ग्लोबली इंटीग्रेटेड मार्केट होनी चाहिए भारत की एग्रीकल्चरल मार्केट ग्लोबली इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, वो आज मोदी के रिजाइम में देखने को नहीं मिलती। उसके ये चीफ कारण है आत्मनिर्भर भारत यानी कि प्रोटेक्शनिस्ट इंपोर्ट्स, और दूसरा है लेस कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो है ग्लोबल मार्केट के साथ, ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट मार्केट के साथ भारत का, वो कम देखने को मिलता है। उसके लिए और एक प्रमाण हमारे पास मौजूद है। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 देखें और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 देखें। ठीक है, तो हमें ये फर्क जो है वो देखने को मिलेगा। यहां जीडीपी एक्सपोर्ट्स या एग्री जीडीपी देखें, एग्री जीडीपी। देखिए, एग्री जीडीपी क्या होता है, ये एक सिंपल टर्म है इकोनॉमिक्स की जो आपको मालूम होनी चाहिए, मगर संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताऊं तो एग्री जीडीपी वो होता है एडिशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स प्लस एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स इन प्रोपोर्शन टू जीडीपी, उसे एग्री जीडीपी कहते हैं। वो यहाँ 20.5% था इन यूपीए रीजन, विच डिक्लाइंड एंड राइट नाउ इट इज 13.5% ओनली। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये एक और बात सिद्ध करती है कि वर्तमान जो लेवल्स है एग्री एक्सपोर्ट के वे बहुत ही कम है। प्लस 2013-14 में हमने एग्री ट्रेड सरप्लस देखा, यानी कि अवर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स वेर मोर देन अवर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। ये भी लेवल इस सालों में पाया नहीं गया। ठीक है, तो यह सारी चीज़ों की वजह से हमें लगता है कि आज भारत में चैलेंजेस जो है वो इस क्षेत्र के जो संदर्भ में वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा और उसे एड्रेस भी या रीएड्रेस भी करना होगा। तो ये बात रही इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चार्ट की या उसके लेवल्स की। प्लस चौथा मुद्दा, आखिरी मुद्दा, जो कि वे फॉरवर्ड की बात करता है। सबसे प्रथम मुद्दा 5 बिंदु है, तैयार रखे हैं ताकि समय में जो है बर्बादी ना हो। देखेंगे एक एक को विस्तार से समझेंगे। सबसे प्रथम अल्टरनेट फार्मिंग अप्रोच, जिसे जिक्र मैंने किया कि अगर हमें
राइस की या शुगर की प्रोडक्शन हमें कंटिन्यू करनी है हमारे एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए, तो हमें हमारे एग्रीकल्चर करने का तरीका जो है वो बदलना पड़ेगा। मॉडर्न अप्रोचेस एक्सेप्ट करने होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि आगे जाकर जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन रहे, इको फ्रेंडलीनेस जो है वो मेंटेन रहे। इसके लिए यहाँ दो हमारे पास ऑप्शन है, एक है अल्टरनेटिव वेटलैंड ड्राइंग और दूसरा है माइक्रो इरिगेशन। अल्टरनेटिव वेटलैंड ड्राइंग जो है वो मात्र और मात्र राइस कल्टीवेशन के लिए है, राइस कल्टीवेशन। और IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फिलीपींस में इस पद्धति की शोध की थी। और जैसे हमें मालूम है कि जो राइस कल्टीवेशन होता है वो पूरा फील्ड या पूरा जो फार्म होता है वो बहुत ही फ्लडेड रहता है और कांस्टेंट फ्लडेड रहता है। तो यहाँ इस पद्धति के द्वारा कैलकुलेटिवली इसे ड्राइड अप भी किया जाएगा। ठीक है, कुछ दिनों के लिए इसे ड्राई किया जाएगा, फिर से पानी भरा जाएगा। इसके साइंटिफिक कैलकुलेशंस है कितना दिन तक संभवतः है, ये 1 से 10 दिन तक ड्राई रहने की यहाँ बात की जाती है, विच इज डिपेंडेंट ऑन द टोपोग्राफी। ठीक है, और जैसे ही सोइल के नीचे 5 सेंटीमीटर तक पानी चला जाए नीचे सूख के, ठीक है, तब फिर से फार्म को पूरा फ्लड करने का समय जो है वो आ गया है, ऐसा कुछ कहा जाता है। वो सारी टेक्निकल बातें हैं, मगर यहाँ हमें समझना है कि जो कंटिन्यूस फ्लडिंग है वो कंटिन्यूस फ्लडिंग दरअसल पानी का भी उसमें बिगाड़ होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर, एंड इट ऑल्सो ट्रिगर्स ग्रीन हाउस एमिशंस, यानी कि ट्रिगर्स मीथेन जो है एमिशंस या मीथेन जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ एक तीर से दो शिकार लगेंगे, पानी का उपयोग कम होगा, इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर, एंड एमिशन कट्स इन मीथेन जो कि एक चीफ ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये दो बिंदु है जो यहाँ इस पद्धति से लाए जा सकते हैं। इस पद्धति से अपने फार्म को कुछ समय तक सूखा कर देना, फिर बाद में उसमें पानी भरना, फिर सूखा कर देना, तो ये पद्धति से भी जो है राइस का कल्टीवेशन हो सकता है। और IRRI यह क्लेम करता है कि इससे 60 से 90% तक मीथेन एमिशंस कम होंगे। Methane emissions will cut up to 60 to 90% if the method is applied properly। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छी मेथड है जो कि अपने आप में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाई गई है। दूसरी बात है माइक्रो इरिगेशन, जो हमें मालूम है कि एक मॉडर्न वे है इरिगेशन का। हमने ड्रिप इरिगेशन देखा, फिर उससे भी मॉडर्न, उससे भी इकोनॉमिकल माइक्रो इरिगेशन है, जिनमें पानी बहुत ही जो है एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट सिस्टम के पास ही मिलता है किसी भी प्लांट को, यानी कि अपने आप में ये सब सरफेस लेवल के ऊपर है, सब सरफेस सोइल में है। देखिए यहाँ ये सारी जो है ज्योग्राफिकल टेक्निकल बातें हैं, सारी चीज़ों को यहाँ विस्तार से समझना अपने आप में प्रैक्टिकल नहीं है, मगर इसका अगर संक्षिप्त रूप में मैं आपको आइडिया दूँ या विचार दूँ तो सब सरफेस लेवल क्या होता है, जमीन के नीचे एवरेज 0 to 15 सेंटीमीटर का जो लेयर होता है जमीन का, सोइल का, उसे सब सरफेस सोइल कहते हैं। तो यहाँ माइक्रो इरिगेशन ये सब सरफेस से होता है। यहाँ स्प्रिंकलर्स भी होते हैं, या जो है स्प्रिंकलर्स के साथ पाइपलाइंस का कनेक्शन होता है, पूरी PVC वेब होती है, ठीक है, जो कि सब सरफेस लेवल पे होती है। ड्रिप इरिगेशन जो होता है वो सरफेस लेवल पे होता है। ये दोनों में एक चीफ डिफरेंस है, वो आपको याद रखना है। ड्रिप इरिगेशन इज एट अ सरफेस लेवल एंड माइक्रो इरिगेशन is a type of drip irrigation which is actually at subsurface level। तो ये आपको जानना है। तो ऐसी पद्धतियों का उपयोग करके हम लोग हमारे फार्मिंग अप्रोच को बदल सकते हैं, साथ ही में हमारे फार्मिंग को इको फ्रेंडली कर सकते हैं, वाटर इकोनॉमिक यूज ऑफ वाटर भी यहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो ये बात रही प्रथम। दूसरी, प्रोक्योरमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिड्यूस्ड। जैसे हमने देखा PDS और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दोनों की जो सिस्टम है वो करप्ट है, लीकेजेस से भरपूर है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोक्योर करना चाहिए, ना कि उनका स्टोरेज करना फिर बाद में बिगड़ जाए, या फिर जो है उनमें से करप्शन हो जाए, लीक हो जाए, कमोडिटीज़ जो है वो FCI से गोडाउन से इलीगली निकाली जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये सारा बंद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रोक्योर करना चाहिए। इसकी वजह से FCI का काम है वो भी कम हो जाएगा, उनके खर्च कम हो जाएंगे, लॉजिस्टिक खर्च कम हो जाएंगे। ठीक है, प्रोक्योरमेंट करके उनको
वेयर हाउस तक पहुंचाने का जो खर्च है वो सारी चीज़ें जो है वो खत्म हो जाएगी। इट विल बी इकोनॉमिकल। वो पैसों का उपयोग यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना चाहिए, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आई मीन इनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, कैसे किसी भी क्रॉप को कम से कम पानी में उसे बड़ा किया जाए, वो देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस उन पैसों का इस्तेमाल, बचाए गए पैसों का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, लॉजिस्टिक अच्छा बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए कर सकते हैं, किया जा सकता है। और आखिरी में एग्री एक्सपोर्ट शुड बी इको फ्रेंडली एंड बेनिफिशियल। यस, एग्री एक्सपोर्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कि इको फ्रेंडली हो, यानी कि सस्टेनेबल हो, प्लस बेनिफिशियल टू फार्मर्स हो, यानी कि जो कृषक है, जो प्रोड्यूसर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहे। तो वो सारी चीज़ों को देखकर हमारा एग्री एक्सपोर्ट, हमारी जो नीति है वो बननी चाहिए, रणनीति बननी चाहिए। तो आज सारी चीज़ें देखी, कई सारी चीज़ें देखी, बहुत ही अच्छी थी, परीक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। काफ़ी सारे यहाँ हमने आंकड़े लिए, ऐसी माहितियाँ देखी जो आमतौर पे हमें देखने को नहीं मिलती, मालूम नहीं होती। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, ये आपको परीक्षा में भी काम आएगा। और इनमें से प्रीलिम व मेंस दोनों के संभवतः प्रश्न निकल सकते हैं। हमने दोनों के मॉडल प्रश्न तैयार किए हैं, एक के बाद एक मैं आपके स्क्रीन के ऊपर रखूँगा, जिनको देने का प्रयत्न आपको करना है। सबसे प्रथम हम लोग प्रीलिम के प्रश्न की बात करेंगे जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के भारत के कृषि क्षेत्र निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट वस्तु को कुल निर्यात प्रतिशत में ज़्यादा से कम के क्रम में आपको रखना है, यानी कि जो परसेंटेज शेयर है इन टोटल एग्री एक्सपोर्ट बास्केट, इन दैट परसेंटेज शेयर यू नीड टू अरेंज देम इन ऑर्डर फ्रॉम मोर टू लेस। देखेंगे हमारे पास 5 प्रोडक्ट है। फर्स्ट वन इज बोवेन, सेकंड स्पाइसेस, थर्ड वन इज मरीन प्रोडक्ट, फोर्थ इज शुगर एंड फिफ्थ इज राइस। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी अकॉर्डिंग टू ए 2 4 5 1 3, दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू बी 5 3 1 2 4, अकॉर्डिंग टू सी 5 3 2 1 4 एंड डी कहता है कि 5 3 4 2 1 इज द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको इसके ऊपर विचार करना है और सोच समझ कर इसका जवाब देना है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। प्लस अगर मेंस की बात करें तो मेंस का भी प्रश्न हमारे सामने है जो आपको दृश्यमान है। भारत के कृषि क्षेत्र के निर्यात को सतत यानी कि सस्टेनेबल बनाने वो वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट के महत्वाकांक्षी उद्देश्य $60 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट बाई फाइनेंशियल ईयर 2022 को प्राप्त करने हेतु रूपरेखा की चर्चा अपने शब्दों में कीजिए। इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो डिस्कस हाउ इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट बास्केट कैन बी मेड सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड स्ट्रेटेजी टू मेक इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट $60 बिलियन बाई 2022, एस्पिरेशन ऑफ करंट एनडीए गवर्नमेंट इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ से मेंस व प्रीलिम दोनों के संभवतः प्रश्न निकल सकते हैं जो आपको आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह आज का सत्र पसंद आया होगा। हम लोग मिलेंगे अगले दिन एडिटोरियल्स के नए सेशन में, नए विषय व नए संशोधन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।